नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पे। तो आज हम लोग समीक्षा अधिकारी का कौन सा पेपर करने वाले हैं? तो हम लोग पेपर करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा 2017 का पेपर। ये समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं और हमारे साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि द PYQ चैनल का उद्देश्य है कि हम लोग सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर कर देंगे। अभी जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं वो हम लोग RO की परीक्षा के लिए कर रहे हैं, जो कि 27 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त हम लोग PET अर्थात जो पात्रता परीक्षा है उत्तर प्रदेश में होने वाली है, उसके लिए भी DI के प्रश्नों को कर चुके हैं, फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर चुके हैं और इसी तरीके से आगामी जो BPSC की परीक्षा है उसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। और आप लोग का सपोर्ट चाहते हैं, तो अगर आपको हमारे कंटेंट ठीक लगते हैं या आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं या आप अपने ऐसे दोस्तों को जोड़ना चाहते हैं जो कि अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप ये लेक्चर उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न सैंधव सभ्यता से रिलेटेड है। प्रश्न है कि 4 स्थान दिए गए हैं, सूची 1 में और सूची 2 में दिए गए हैं। आपको कोड के जरिए मिलान करना है। तो हड़प्पा दिया है हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। दूसरी ओर NG मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल। तो हस्तिनापुर जो है वो बीबी लाल के द्वारा खोजा हुआ था। हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो ए का हम लगाएंगे 3 और बी का लगाएंगे 4। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट। इस हिसाब से सी का अर्थात तक्षशिला का जॉन मार्शल होगा और कौशाम्बी का NG मजूमदार होगा। सबका वर्ष एक बार देख लेते हैं साथ में। हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा 1923-24 में खोजा गया और फिर से एक बार 1924-25 में वहाँ पर खुदाई या एक्सकेवेशन किया गया। हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा 1950 से 52 के बीच में, जब गणतंत्र लागू हो चुका था अर्थात संविधान बन चुका था, उसके बाद जो है यहाँ पर खुदाई की गई। तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा 1913-14 में सबसे पहले खोजा गया और कौशाम्बी NG मजूमदार के द्वारा 1936-37 में खोजा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल से प्रश्न है। अंग का चंपा, तो आप जान गए होंगे कि ये महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पूछा है। तो अंग जो है चंपा, ये आपका वर्तमान बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मत्स्य का विराटनगर होता है, ये भी सही सुमेलित है, राजस्थान का आज के दिन में पड़ेगा ये स्थान। और वत्स्य का कौशाम्बी होता है। कौशल जो कि अयोध्या वाला क्षेत्र है, वहाँ की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, ना कि अहिछत्र थी। अब आपको बता देता हूँ कि अहिछत्र कहाँ की राजधानी थी। तो पांचाल की राजधानी जो थी वो आपका काम्पिल्य और अहिछत्र थी। आप इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि मैं अभी जैसे ही लिख के हटूंगा ये गायब हो जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बौद्ध धर्म में भी पूछता है और ये जैन धर्म में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, स्वर्ण सिक्ता, पलाशिनी, गंगा और ऋजुपालिका। तो ऋजुपालिका या पुनपुन नदी जो है उसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि जब भगवान बुद्ध की बात आती है तो उनका जो है शाक्य कुल के शुद्धोधन थे, तो उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ है, परंतु इनका ज्ञात्रिक कुल में होता है। वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में माता का नाम त्रिशला है, जबकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया है। ये चेटक की बहन है और इनकी पत्नी जो है यशोदा थी, जबकि वहाँ पर जो भगवान बुद्ध की पत्नी है वो आपका, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका पुत्र का नाम राहुल था भगवान बुद्ध के। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष का कठोर तप किया। ऋजुपालिका या पुनपुन नदी के तट पर एक साल वृक्ष था, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई और केवलिन कहलाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कि 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, शासकों के नाम दिए हैं और सूची से मैच करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है वो यूपीआरओ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से लगभग 1000 प्लस अच्छे प्रश्नों को, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में या परीक्षा में, उनका भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारी मैम है जो कि शॉर्ट्स लेकर के रोज़ लगभग 2 शॉर्ट्स लेकर के आती हैं, तो इसको धीरे धीरे हम लोग और इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आप लोग शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए, ये मेरी गुजारिश है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जिनके बारे में पता है। तो हमें रुद्रदामन के बारे में पता है और हमें विम कैडफिसस के बारे में पता है, ठीक है। तो रुद्रदामन जो व्यक्ति है वो आपका, ये आपका शक है, और विम कैडफिसस जो है एक कुषाण वंश के हैं, ठीक है। वहीं डेमेट्रियस शायद हिंद यूनानी है। तो पहले जो कंफर्म है उसके आंसर को मैच करते हैं, अर्थात बी का 4 एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। इस हिसाब से डेमेट्रियस जो है वो हिंद यूनानी होता है, डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी हो जाएगा, और आपके गोंडोफर्निस जो है वो पहला हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप लोग अपने मन से मैच करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सब डिलीट कर दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी शासक है, रुद्रदामन शक शासक है, ठीक है। कैसे आप जानेंगे, तो प्रसिद्ध शक सम्राट रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख मिलता है जिसमें कि वो एक झील को जो है बनवाए हैं, उसका पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाए हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है शक शासक रुद्रदामन से। वहीं पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो पहलव वंश का विख्यात शासक गोंडोफर्नीस था, और विम कैडफिसस कुषाण वंश का था। तो विम कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस, और उसके बाद में महानतम शासक इस वंश का आता है आपका कनिष्क, फिर हुविष्क। ये सारे शासक कुषाण वंश के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और अभिकथन और कारण है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो देखिए प्राकृत का विकास तो हुआ ही हुआ, संस्कृत का भी हो रहा था। अन्य भाषाओं में थोड़ा सा मुझे डाउट है, परंतु इस तरह के प्रश्नों को सही ही माना जाता है। कारण है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये बिल्कुल सही होगा कि साहित्य रचनाएं जो होती थीं वो हमेशा उच्च भाषा में होती थीं, ठीक है। आज भी जब साहित्य में कोई गलती कोई हिंदी के ही साहित्य में कोई करता है अगर रचनाकार, तो वो कभी फेमस नहीं हो सकता। आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी होती है। तो साहित्य रचना के लिए उच्च भाषाओं का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सातवाहन काल में, क्योंकि सही है तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन होना चाहिए, दोनों ही करेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका होगा बिल्कुल ही सही, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, अर्थात गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि गुप्त युग में सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग होता है। बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों को चलवाया गया। इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ कहे जाते हैं। गुप्त का शासक स्वर्ण मुद्रा को दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। तो रूपक भी याद रखिएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या शकारी विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है वो था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर पूछता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त ने चलवाए, और सबसे शुद्ध प्लस सिक्के किसने चलवाए, तो ये आपके कुषाण के समय में चलाए गए थे। मध्यकालीन भारत का ये प्रश्न देखिए, चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तल्लीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो एक जो करेक्ट है पता है वो मुझे पहले घेर रहा हूं। तल्लीकोटा इसी को बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, क्योंकि ये जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तल्लीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से। तो सी का 4 हो जाएगा। इस हिसाब से 2 ऑप्शन यहाँ पर आता है जो करेक्ट होने की संभावना है, ठीक है। ये दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला देखते हैं तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर जो आक्रमण किया है वो आक्रमण किया है आपका 1398 ईस्वी में, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना। तो
बी का होना चाहिए 1। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पहले तो आंसर देख लीजिए, सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो चंदावर का युद्ध है ये आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, PRC 3 और मोहम्मद गोरी के समय ये हुआ युद्ध है, जिसमें 1191 1192 ये पृथ्वीराज के साथ हुआ है, और 1194 जो है ये जयचंद के साथ, ये मैं लिख दे रहा हूं, जो चंदावर का युद्ध हुआ है वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के साथ हुआ है। ठीक है, वहीं घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ है, तो बाबर ने किया है। ठीक है, तो पान खा चल घर, उस हिसाब से घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है। ठीक है, बाकी तैमूर का आक्रमण आप जब ये तुगलक वंश खत्म हो रहा है तब के समय में हुआ है। ठीक, चलिए, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में पतोन्मुख के समय में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सब आप खुद से लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूं। अगला है, यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं और ये दिया है कि कौन सा मत ये फॉलो करते हैं। जैसे जो वल्लभाचार्य हैं वो कौन सा मत, रामानुजाचार्य कौन सा, मध्वाचार्य और शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य फॉलो करते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, अर्थात डी का 4 और बी का 3 होना चाहिए। डी का 4 बी का 3, डी का 4 बी का 3, तो ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य हष्टपुष्ट थे, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य मध्य में होना या द्वैत में होना एक ही बात है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा दे रहा हूं मैं। ये किया था लेडेन और रस्किन ने। तो बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, तुर्की में लिखी हुई है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि बाबर की आत्मकथा है और तुर्की में लिखी हुई है। बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। वास्तविक टाइटल जो है वो है तुजुक ए बाबरी। 1810 में लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया। उनकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन ने अकेले ही अनुवाद को पूरा किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी रिपीट होने का चांस है कि बाबरनामा को लेडेन और रस्किन ने अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे। इनको बोला जाता था किंग मेकर, किंग मेकर हिंदी में, ठीक है ना। किंग मेकर कौन था, तो यहां पर अली बंधु थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, हुसैन अली और उनका भाई अब्दुल्ला जो है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु कौन कौन है, हुसैन अली और उनका भाई अब्दुल्ला, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों भाई जो है राज्यों में काफ़ी प्रभाव था, यानी कि जिसको चाहते थे उसको प्रभावित करके राजा बनाने में मदद करते थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक इन लोग की जो भूमिका है वो चलती है, और ये 1713 में फर्रुखशियर को भी जो है राजा बनाते हैं। वे अवध के कुछ परिवार में उत्पन्न हुए थे और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उच्च पदाधिकारी हो गए थे। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो दिल्ली में दारा शिकोह को दफनाया गया था। नृशंस हत्या हो गई थी 1659 में दारा शिकोह की। किसने किया था, उनका खुद का भाई दारा शिकोह का, जिसका नाम है औरंगजेब द ग्रेट, मतलब मर्डरर। उसके बाद आदेश दिया गया कि दारा शिकोह के शव को हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में दफनाया जाए। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र था। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई हैं जिनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो देखिए किस किस चीज़ का दिया हुआ है। चौसा दिया हुआ है, कन्नौज दिया हुआ है, सामूगढ़ दिया और दिया है दौराह। तो ये जो चारों युद्ध लग रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये चारों युद्ध हुमायूं के समय के हैं। तो उस हिसाब से दौराह का युद्ध पहले होना चाहिए, ठीक है, फिर होना चाहिए चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और लास्ट में होना चाहिए सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो क्रम कुछ इस प्रकार होगा कि 1, 4, 2 और 3। ठीक है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, 1, 4, 2, 3। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दौराह या दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगानों के साथ हुआ, जिसमें
अफगान सेना की हार हुई। तो 1532 में हो रहा है दोहरिया का युद्ध। अगला है चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है, जिसमें शेर शाह हुमायूं को, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह ने फिर से एक बार हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया। और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तो सामूगढ़ का युद्ध याद रखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध इन सारे युद्धों से अलग है, वो 1658 में हुआ था, बाकी सारे युद्ध 1540 के दौर के हैं। सरहिंद का अगर होता तो वो युद्ध जो है 1555 में हुआ था। चलिए, जिंदा पीर के नाम से किसको जानते हैं? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब का अन्य नाम जो है वो है जिंदा पीर, क्योंकि वो सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और धर्मपालन के आधार पर इतिहासों के द्वारा इसको एक जो है उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रमुख संधि संस्थाएं, आयोग और अधिनियम के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? फिर नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? इसके बाद वेबल योजना। तो देखिए, वेबल योजना जो आई थी 1945 में आई थी, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। लेकिन अगर ये अगस्त डिक्लेरेशन या घोषणा लिखता है तो फिर वो जो आया था वो 1942 में आया था, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, क्रिप्स मिशन 1942 में। उस हिसाब से नेहरू रिपोर्ट अर्थात 3 से शुरू होना चाहिए, 3 के बाद आना चाहिए अगस्त प्रस्ताव यानी कि 2, तो 3-2 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डेट दी है, देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया था 1940 में, क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, और वेबल योजना आई थी 14 जून 1945 में। अगला यहाँ पर है कि राजनीतिक दल दिया हुआ है प्रश्न में, और यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन सा कूट के हिसाब से सुमेलित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबको पता है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई थी। भारतीय जनसंघ यानी कि जो आगे चल कर बीजेपी में परिणित हो रही है, वो कब आई थी? फिर लिखता है साम्यवादी दल, तो 1925 में आया था साम्यवादी दल, या सीपीआई जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और अगला है एआईएडीएमके, जो कि आपका 1972 में आया था। तो एआईएडीएमके का लगा दीजिएगा 1972, जनसंघ उस हिसाब से 1951 हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाएगी 1885 में, और भारतीय साम्यवादी दल या सीपीआई जो है वो आपका 1825 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कौन सा कूट सही है, 3142 के द्वारा हम लोग ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, साम्यवादी दल जो है 1925, भारतीय जनसंघ 1951 और एआईडीएमके 1972। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, तो जब भी छोड़कर की बात आती है आंसर हो जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये भी दे दिया हो कि चाय और चीन के साथ भी व्यापार खत्म हो गया, तो वो 1833 में खत्म हुआ था। चलिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न में लेखक दिए हुए हैं और पुस्तकों का शीर्षक दिया हुआ है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है मॉडरेट क्वालिटी का है। वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसबी चौधरी और अशोक मेहता, 4 लोगों का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो बीडी सावरकर ने क्या लिखा था? बीडी सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनकी बुक इसीलिए फेमस थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये इंडियन था और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया था। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, ए का ऑप्शन हो जाएगा 2, अर्थात केवल ए और बी में से ही करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अन्य जो है, जैसे आरसी मजूमदार का है, तो आरसी मजूमदार ने इसे बोला था द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोनों ही ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, यानी कि इन्हें पता है कि हम लोग को ये भी पता है। ठीक है, अब बात आती है अशोक मेहता की और एसबी चौधरी की। तो अशोक मेहता महोदय ने इसको कहा था द ग्रेट रिबेलियन। तो याद रखेंगे, अशोक मेहता महोदय ने इसको कहा था द ग्रेट रिबेलियन। किसी भी तरीके से इसको याद करना है, लेकिन इसको याद कर लीजिए क्योंकि अगर दोबारा ये प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। उस हिसाब से आरसी मजूमदार ने कहा था द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। फिर से ऑप्शन इस हिसाब से हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। अब
यहाँ पर फिर से एक बार सामने सामने से हम लोग मैच करा देते हैं। बी.डी. सावरकर ने कहा था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये याद रखिएगा कि सावरकर साहब जो है इसको कहते थे कि इंडिपेंडेंस से के लिए लड़ा गया वॉर है। अगला है आर.सी. मजूमदार ने कहा था द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.बी. चौधरी ने कहा था सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, और अशोक मेहता ने कहा था द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, अशोक मेहता ने कहा था द ग्रेट रिबेलियन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, सोइएगा नहीं, सुनते रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है चारों में से। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, ठीक है ना, फजल उल हक, तो ये बिल्कुल सही है। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक ने लाया था। पीरपुर रिपोर्ट मेहंदी जी ने लाई थी, तो राजा मोहम्मद मेहंदी ने लाई थी। जनता की योजना विनोबा भावे ने नहीं लाया था, और गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल ने लाया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका जनता की योजना जो है वो मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि M.N. रॉय ने जनता की योजना लेकर के आए थे। इसको बोलते हैं पीपल्स प्लान। यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ रहा होगा एग्जाम में, तो याद रखना है पीपल्स प्लान अर्थात जनता की योजना का प्रारूप 1945 में प्रमुख विचारक मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तुत किया था, जबकि विनोबा भावे सत्याग्रह तथा भूदान आंदोलन से संबंधित है। लाहौर प्रस्ताव 1940 में फजल उल हक द्वारा तथा पीरपुर रिपोर्ट 1938 में राजा सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा तथा गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा या एस.एन. अग्रवाल द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी, जनता योजना या पीपल्स प्लान जो है मानवेंद्र नाथ रॉय M.N. रॉय, और गांधीयन प्लान जो है वो आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में किस सीटों की सुरक्षित की गई थी जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। तो ये भी सही है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें जो है आरक्षित की गई थी जिनके लिए जो चुनाव होता था वो पृथक निर्वाचक मंडल से, अर्थात जैसे मान लीजिए कि दलितों को दलित ही चुनेंगे, ठीक है, ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही चुनेंगे, ठीक है, और जो अन्य वर्ग हैं मुस्लिमों को मुस्लिम ही चुनेंगे। ठीक, तो इस प्रकार के लिए व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो इस कारण से नहीं हुई थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है परंतु सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही है परंतु एक्सप्लेनेशन नहीं करता। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जो कि अंग्रेजों की विघटनकारी नीति का एक और प्रमाण था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए प्रत्येक सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। इस पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक नया समझौता भारतीय परिदृश्य में अस्तित्व प्राप्त कर सका। प्रश्नगत कथनों में दोनों ही सही है परंतु सही एक्सप्रेशन नहीं है। अब आता है भारत का भूगोल, जो आप लोगों का बहुत बढ़िया तैयार है, मुझे पता है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसके लिए जल ग्रहण क्षेत्र या उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये महानंदा, रामगंगा, गंडक और सोन, तो 4 छोटी नदियां दी हुई हैं। महानंदा वो नदी है जो कि आपकी गंगा की सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अर्थात बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में सबसे किनारे की नदी है महानंदा। ठीक है, रामगंगा, सोन और गंडक, तो इसमें सोन नदी जो है वो इसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है इन चारों नदियों में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये थोड़ा सा सोनभद्र में भी बहती है। ठीक है, और बिहार में चली जाती है। ठीक, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सोन का जल ग्रहण क्षेत्र देखेंगे तो 70,000 वर्ग किलोमीटर है, बाकी गंडक 45, रामगंगा 30 और महानंदा का 23,000 वर्ग किलोमीटर। मलम पुझा बांध किस नदी पर है? तो पहला ही ऑप्शन दिया भारत पुझा, तो मैक्सिमम लोग, जिन लोगों को तुक्का मारना होगा वो लोग वही लगा देंगे, लेकिन आप अगर जाएंगे देखने के लिए
तो मलमपुझा बांध आपको मलमपुझा नदी पर ही दिखाई देगा। ठीक है, ये इतना आसान सा प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने केवल इसलिए गलत कर दिया क्योंकि बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं। तो मलमपुझा बांध किस पर है? मलमपुझा नदी पर है, जो कि दक्षिण भारत के केरल में पलक्कड़ में महानदी है, जो कि केरल की दूसरे सबसे बड़ी नदी जो भारतपुझा है उसकी सहायक है मलमपुझा। ठीक है, अगला है चेरुथानी बांध किस नदी पर है? तो चेरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार पर है। किस नदी पर है? पेरियार। पेरियार आपकी कहाँ की नदी है? तो ये भी केरल की नदी है, पेरियार नदी, और वहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क भी है। तो इडुक्की जिले में पड़ता है चेरुथानी बांध, जो कि एक प्रसिद्ध बांध है, और चेरुनथनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चेरुथानी या चेरुनथनी नदी पर बनाया गया है, जो कि पेरियार की एक महत्वपूर्ण नदी है। चित्रकूट जलप्रपात किस पर स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि जगदलपुर के पश्चिम में कह रहा है कि स्थित है, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तो नदी का नाम याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। कहता है कि यह भ्रंशोथ पर्वत है, अर्थात एक फोल्डेड माउंटेन है। तो दो इसका मीनिंग होता है, पहला तो होता है फॉल्ट माउंटेन और दूसरा आता है आपका ब्लॉक माउंटेन। तो सही बात है, जो पश्चिमी घाट है वो आपका ब्लॉक माउंटेन है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे पश्चिमी घाट का ये वाला जो पार्ट है ये नीचा होता हुआ पठार है। अब ऐसा भी नहीं है, ऐसे कुछ है। ठीक है ना, तो ये पठारी भाग हो जाता है। और तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, यानी कि जो इसका नॉर्थ साइड है, मान लीजिए कि ऐसे, एक सेकंड, वेस्टर्न घाट जो है ऐसे मान लीजिए है, तो ये जो नॉर्थ वाला साइड धीरे धीरे होता जाता है, ये पूरा लावे से पटा हुआ है। ठीक है ना, डेक्कन प्लेटू का पार्ट पड़ता है और ये लावा से पटा रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो समझ लीजिए कि जो पश्चिमी घाट है वो ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण खंड के अरब सागर के अपसमोलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। 1600 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप यानी कि केप कैमोरिन जिसको बोलते हैं वहाँ तक फैला हुआ है। इसी को सह्याद्री भी कहते हैं। बेसाल्टिक लावा का जो है टॉप साइड में या नॉर्दर्न साइड में इसमें निक्षेप पाया जाता है, डिपोजिशन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मॉनसून वन सिंचाई परियोजना, तो फसल और पौधारोपण यहाँ पर दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है। तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। आज भी सबसे ज़्यादा जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में ही भारत में हो रहा है। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो भारत और फिर बांग्लादेश के उस हिस्से में होता है जो कभी भारत का पार्ट रहा। ठीक है, फिर चाय जो है वो असम में होती है, ये भी सही है। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। रबड़ जो है ये यहाँ नहीं होता है, क्योंकि रबड़ आपकी थोड़ी ट्रॉपिकल टाइप की फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल टाइप की फसल है, तो ये केरल में होती होगी। ठीक है, तो हिमालय प्रदेशों में नहीं होते हैं, भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो उसका दूध होता है, जिस पेड़ से रबड़ बनता है, उसी से लेटेक्स निकलता है और उसको जमा के किया जाता है। भारत में केरल राज्य में रबड़ होता है। किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि धान का कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, ना ही बीज छींटते हैं, धान की रोपाई की जाती है। ठीक है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर पूछता है सिंगरेनी, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि वर्तमान में तेलंगाना हो चुका है। तो सिंगरेनी अगर लिख करके आता है तो वर्तमान में तेलंगाना स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो काली मिर्च और इलायची दोनों ही आपका साउथ साइड में यानी कि केरल में उत्पादित होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर। इलायची का कुल 90% अकेले जो है उत्पादित करता है, और भारत के काली मिर्च का 90% केरल उत्पादित करता है। और आपको पता भी है कि वास्को डी गामा केरल में ही आया था जब वो बहुत सारी काली मिर्च लेकर के गया था, जिसका 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। अगला है कि खनिज शक्ति संसाधन से अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है? सोना कोलार से, तो बिल्कुल सही है। कोलार गोल्ड माइन थी जिससे सोना जो है खनन किया जाता था, अभी भी कम मात्रा में है लेकिन है, कर्नाटक में स्थित है ये। कोयला जो है वो झरिया से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हीरा जो है पन्ने की खान मध्य प्रदेश से होता है, ये भी सही है, पन्ना की खान है मध्य प्रदेश में, वहाँ से होता है।
लौह अयस्क जो है गुंटूर से नहीं होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लौह अयस्क नहीं होता है। हासपेट बेल्लारी की खानें हैं, ये भी कर्नाटका में पड़ती हैं, जहाँ से लौह अयस्क हो सकता है। तो लौह अयस्क जो है उड़ीसा होता है, बोनोई, क्योंझर, मयूरभंज, गुंटूर आंध्र प्रदेश एक जिला है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तक गन्ने की रस में मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन तो सही है, ठीक है, लेकिन पैदावार जो है वो भी दक्षिणी राज्यों में ही अधिक है। हालांकि अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उत्पादन के मामले में अधिक है, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है अधिक विकसित है दक्षिण भारत में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट पैदावार नहीं पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है कि दक्षिण भारत में क्या अधिक विकसित है या नहीं, तो बिल्कुल अधिक विकसित है। और इसलिए क्योंकि प्रति हेक्टेयर पैदावार वहाँ पर ज़्यादा, यानी कि उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए और बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि ट्रॉपिकल टाइप की फसल जो है गन्ना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिग्नाइट कहाँ के प्रमुख भंडार नहीं है, ठीक है। तो झारखंड में लिग्नाइट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कहाँ होता है, तो नेवेली लिग्नाइट के नाम से जो कंपनी है तमिलनाडु की, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोल की कई कैटेगरी होती हैं, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, पीट। तो एंथ्रासाइट जो कोल है वो भारत में नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके चाइना में, ठीक है। भारत में बहुत ही कम मात्रा है, नगण्य टाइप की है, बाकी टाइप के कोल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट के बारे में पूछा है तो ये झारखंड में जो है इसका नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है कि 4 जो है सूची दिया हुआ है जो कि प्रकृति में प्राकृतिक पदार्थ है और तत्व है, इनका मैच करवाना है। तो हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य, रूबी। तो रूबी क्या होती है बताना है। तो रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। रेड कलर की जो रूबी होती है, रेड नहीं होती है, पिंक, डार्क पिंक में होती है, रानी कलर कह सकते हो, मजेंटा। तो ये जो होती है रूबी वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है, याद कर लेंगे। जो रेत होता है वो सिलिकॉन होता है, जो संगमरमर होता है वो आपका कैल्शियम है, और हीरा जो है वो कार्बन है। तो इस प्रकार मैच कर लेंगे, डी का 3 मैच करेंगे, ठीक है। और रेत जो मैच करेंगे वो बी मैच करेंगे, यानी कि सी का 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लोम्बोक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे हमारे द PYQ के शॉर्ट्स अगर देखे होंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि लोम्बोक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है या लोम्बोक स्ट्रेट कहाँ स्थित है। जब हम आपको इंडोनेशिया दिखा रहे थे तो मैंने कहा कि ये बाली है, ये लोम्बोक है, तो वो आपका बाली और लोम्बोक के बीच में जो है लोम्बोक जलडमरू मध्य या लोम्बोक स्ट्रेट स्थित है। पानी का एक ऐसा सकरा रास्ता जो बड़े जल समूहों को जोड़ता है, जैसे मान लीजिए ये जल समूह है, ये जल समूह है, और एक पतला पानी का रास्ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर जल है पूरा, इधर जल है, और ये रास्ता इसको जोड़ रहा है, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए जोड़ रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा या जलडमरू मध्य हो जाएगा। तो लोम्बोक जल संधि बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच में है। कौन सी गर्म धारा है। तो हमेशा याद रखिए कि ब्राज़ील, चूँकि ब्राज़ील गर्म प्रदेश है, मतलब इक्वेटर गुजरती है वहाँ से, तो गर्म धारा जो होगी वो ब्राज़ील के आसपास से गुजरने वाली होगी। बाकी लेब्राडोर तो ठंडी धारा है, कनारी धारा भी ठंडी है, और फॉकलैंड तो ठंडी है ही, ठीक है। तो ब्राज़ील जो है गर्म धारा है। अब आपको एक चीज़ का आइडिया लग रहा है कि इसमें 1 लाइनर पहले प्रश्न ज़्यादा पूछते थे, बट जो हम लोगों ने 2023 वाला प्रश्न पत्र किया जो कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, वो प्रश्न पत्र में असर्शन रीजन टाइप या मोर देन 1 मल्टीपल चूज टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। पहले इस तरह के भी प्रश्न आते थे, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए क्योंकि कभी भी पैटर्न बदल सकता है। तो गर्म जलधाराएं या जलधाराओं के बारे में भी हम लोग शॉर्ट्स बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला देता है यहाँ पर देश है और प्रमुख प्राथमिक निर्यात है कि वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है। तो चाड, रवांडा, नाइजर, बेनिन। तो नाइजर से मुझे लगता है कि पेट्रोलियम होता होगा, ठीक है। तो नाइजर को मैं पेट्रोलियम लगाऊंगा, बी का 3 लगाऊंगा, और ये गलत हो गया, नाइजर जो है यूरेनियम करता है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे कि नाइजर जो है यूरेनियम करता है, चाड में पेट्रोल होता है, ठीक है, और जो आपका रवांडा है उसमें
कहवा होता है और बेनिन में कपास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि गलत भी कर दिया हूँ मैं। तो नाइजर में पेट्रोलियम नहीं होता है, क्या होता है नाइजर में? यूरेनियम होता है। ठीक है, नाइजर में पाम ऑयल पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है, तो नाइजर का ये हो गया। इसके अलावा जो बेनिन है आपका, वहाँ पर कपास होता है या कॉटन होता है सबसे ज़्यादा उत्पादित। वहीं आपका रवांडा में कॉफ़ी होता है और चाड में पेट्रोलियम होता है। तो चाड जो है, चाड पेट्रोलियम के लिए फेमस है और नाइजर जो है वहाँ यूरेनियम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। अगर वेस्टर्न एशिया की बात की जाए, अर्थात समझ लीजिए कि भारत, पाकिस्तान और उसके वेस्ट की बात की जा रही है, अरब देशों की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया तेल उत्पादित करता है। ठीक है, अगला, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? तो कॉफ़ी आज भी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम में होती है, जो कि भारत के म्यांमार के बगल में पड़ेगा वियतनाम। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया में होती है, ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, और फिर इंडोनेशिया में होती है, जो कि एशियन या ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में। रूस प्रमुख संसाधनों में से कौन सा नहीं है? तो रूस में हीरा सबसे ज़्यादा होता है, कोयला है और लौह है, लेकिन यूरेनियम जो है वो आपका रशिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोना इत्यादि सब कुछ पाया जाता है, परंतु यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो ये देखिएगा कि यूरेनियम की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त नहीं है, बाकी चीज़ों में रूस जो है वो सब रखा हुआ है, लेकिन यूरेनियम यहाँ पर ज़्यादा नहीं पाया जाता। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का प्रदेश। अब देखिए ये प्रश्न 2000 शायद 21 का पेपर मैं कर रहा था, उसमें भी पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ये सुपीरियर लेक के आसपास के जो क्षेत्र हैं या जो आपके झील प्रदेश हैं, वहाँ पर कौन सा उद्योग डेवलप्ड है? तो इंजीनियरिंग और लॉ उद्योग, यही यहाँ पर ज़्यादा डेवलप है। तो ये प्रश्न देखिए रिपीटेड मिल रहा है मुझे, 2-3 प्रश्न मुझे रिपीट मिल चुके हैं अभी तक। तो याद रखिएगा कि जो सुपीरियर झील है वो अकेली नहीं है, यहाँ पर टोटल 5 झील आती हैं, जिसका नाम है, कुछ लोग इसको होम्स से याद रखते हैं, बट होम्स सही क्रम नहीं देता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक ना, SM हियो, अब इसको आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, जैसे समीक्षा मेहता है इरी ओंटोरियो, ऐसे याद कर सकते हैं, या जो तरीका आपको बेटर लगता है अपने किसी दोस्त के नाम पे। ठीक ना, सूरज मनोज हृदय, ई से आप कुछ भी याद कर लो, इरी ओंटोरियो याद कर लो। ठीक है, तो ये क्रम है इसका वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब में ऐसे फैली हुई है, जिसमें से जो मिशिगन है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो, फिर से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो में मिशिगन जो है पूरी तरह से USA में है। इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, तो आप वो शॉर्ट्स जरूर देखते रहा करिए, आपको पता चलेगा कि अच्छे प्रश्न जो है शॉर्ट्स के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सुपीरियर झील का जो प्रदेश है वो लॉ एस का भंडार है और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर मेसाबी और बर्मिलन प्रमुख खाने हैं, तो ये भी याद रखेंगे कि मेसाबी और बर्मिलन किसकी खाने हैं? तो लॉ एस की खाने हैं, मेसाबी और बर्मिलन। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बैकाल रशियन फेडरेशन सही है। मलावी एशिया में है, तो मलावी लेक जो है वो मुझे लगता है कि अफ्रीका में है, तो ये गलत है। मलावी लेक जो है वो अफ्रीका में पड़ती है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप का बाउंड्री बनाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और टंगानिका लेक तो आपकी अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है ना, टंगानिका लेक पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर लेक है। ठीक, तो मलावी को आप लोग मैपिंग करेंगे, मलावी लेक का मैपिंग हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से करवा देंगे। तो मलावी लेक पड़ती है आपका अफ्रीका में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या और नगरीकरण से प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ही कम जनसंख्या जो है निवास करती है। तो 2011 के अनुसार यहाँ पर केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो अगर देश की बात की जाए तो मंगोलिया जो है वहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं, तो यहाँ का जनघनत्व तो सबसे कम है मंगोलिया का। ठीक है, 2 व्यक्ति पर
किलोमीटर में रहते थे। सऊदी अरब के लिए जनघनत्व 16 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अब गोबी मरुस्थल पड़ता है आपके चीन में, मंगोलिया में। मंगोलिया का पठार है, तो रहने लायक दशाएं बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, एक बर्बर आक्रांता था जो कि मंगोलिया से ही बिलोंग करता था, जिसका नाम था तेमुचिन। आपको बताना है कि तेमुचिन किस आक्रांता का नाम था और उसका एक्चुअल नाम जो लोग जानते हैं वो क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2030 तक कितने तक पहुंचने का अनुमान है? तो 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दादर और नगर हवेली में तत्कालीन समय में साक्षरता दर न्यूनतम थी। हालांकि यही डेटा अभी चलेगा क्योंकि दोबारा सेंसस यानी कि जनगणना हुई नहीं है। तो दादर और नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, अब उसमें दमन और दीव को भी जोड़ दिया गया है, तो इनकी जो साक्षरता दर थी वो न्यूनतम थी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो दमन और दीव का लिंग अनुपात तात्कालिक समय में न्यूनतम था। संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो जो 15 है भाग, यह है आपका इलेक्शन से संबंधित है, 324 से 329, यानी कि आपसे 329 के बाद की बात करता है, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा प्रशासनिक अधिकरण, ये नहीं आएगा क्योंकि ये 323 ए बी में है, ए में है प्रशासनिक। अखिल भारतीय सेवाएं इसके पहले है, 307 से 323 तक है। वित्त आयोग 280 है, तो कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त बात करता है किसी विधेयक की, जो एक बार पारित हो गया है तो कितने महीने तक ये रहेगा? तो 3 महीने तक जो है ये रहता है और उसके बाद लैप्स हो जाता है, यानी कि 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, वैधता जो है 3 महीने तक रहती है। अगर उसको पहली बार पारित कर दिया गया है तो विधान परिषद में 3 महीना पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कही जाती है 197 एक ख या 1B के अनुसार कि धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक जिसे विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया है विधान परिषद के समक्ष कितने समय तक रह सकता है? तो ये 3 महीने तक रह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अगला प्रश्न ये दिख रहा है, लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार का जो अधिकार होता है वो प्रदान करता है, ठीक है। किसको? जो भी प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित करने के लिए उनको, ठीक है। मतलब हमें किसी को, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हमें चुनना है, तो हमको जो अधिकार मिला है वोट डालने का, कास्ट करने का, वयस्क मताधिकार का, अगर हम 18 साल के हो गए हैं तो वो आपका 326 में प्रदान किया जाता है। 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाग 15 के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन इसमें आया था 1889 में, जिसमें से कि 21 वर्ष से घटा करके एज 18 वर्ष कर दी गई थी और अनुच्छेद 326 को संशोधित कर दिया गया था। तो 324 में क्या है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए 25 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से निर्वाचन नामावली में किसी को अपात्र नहीं किया जाएगा और किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित न किए जाने का दावा भी नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूची दी हुई है और वर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो कहता है कि पीके थुंगन का बाई, अशोक मेहता, BR मेहता और अलम सिंह हुई। तो सबसे पहले आती है BR मेहता जो कि आई है 57 में, इसके 20 वर्ष आएगी अशोक मेहता यानी कि 1977 में। फिर थुंगन आएगी 88 में और अलम सिंह हुई आएगी 86 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। एक और कमेटी आती है जो कि आती है 1985 में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि 1985 में पंचायती राज से संबंधित, ठीक है ना, कौन सी कमेटी आई थी, ठीक है। चलिए अगला आता है कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर है? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो गांव लेवल पर भी सरकार हो जिससे सबसे निचले तबके का जो है
डेवलपमेंट शुरू हो, तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। ठीक है, इनके सपने को देखते हुए तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और भाग 9 में इसको जोड़ा गया जिसका शीर्षक था पंचायत, और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है इसका सबका आर्टिकल रखा गया। अब आता है अर्थव्यवस्था का प्रश्न। तो 50 प्रश्न हम लोगों ने किया है। अब इतना प्रश्न आप लोग पहले करिए और दूसरा लेक्चर का वेट करिए, वो भी कल आ जाएगा। तो कल तक के लिए यहीं तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स देखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट्स हम लोग केवल क्वालिटी क्वेश्चंस को निकाल करके बनाते हैं। तो शॉर्ट्स देखने भर से आपके जितने कठिन प्रश्न हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।